दैट वाज आकांक्षा एंड आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू हर फॉर सेंडिंग द स्टोरीज। और इसी के साथ वक्त है हमारे अगले पैसेंजर से आपको मिलाने का। अगले पैसेंजर से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ क्योंकि वो भी केवल 5 स्टॉप्स के लिए इस एक्सप्रेस में चढ़े हुए हैं और उस 5 स्टॉप के बाद वो भी उतर जाएंगे। ये पैसेंजर कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये जो हमारे अगले पैसेंजर हैं ये थोड़ा सा अनोनिमस रहना चाहते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते हैं। ये जो हमारे अगले पैसेंजर हैं, हॉरर में इनकी बहुत ज़बरदस्त दिलचस्पी है, पर क्योंकि ये साउथ इंडिया से हैं इनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस बंदे ने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बना के भेजा है। सो आई वुड लाइक टू वेलकम निष्ठ जीव। निष्ठ जीव इज़ लाइक, निष्ठ जीव का मतलब होता है कि ईविल क्रीचर। सो आई वुड लाइक टू वेलकम निष्ठ जीव ऑन आविर्भाव 100 एक्सप्रेस। हियर यू गो। नमस्कार। 100th एपिसोड के अवसर पर स्वप्निल और सभी आविर्भाव सब्सक्राइबर्स को हार्दिक बधाई। पहली कहानी, खौफनाक कुंदनबाग। ये जगह हैदराबाद के कुंदनबाग कॉलोनी में है। इसके पीछे ये कहानी है कि एक 4 सदस्यों की परिवार वहाँ रहता था। एक पिता, एक माँ और 2 बेटियाँ। एक दिन पिता चले जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। पड़ोस लोग उस माँ और बेटियों को बहुत अजीब मानते थे। उस माँ को वरांडा में अनोखे समय पर गाते हुए सुना जाता था। 2002 में पुलिस ने जांच की और 3 लाशें मिली। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि तीनों को जहर दिया गया था और वे 6 महीने से मर चुके थे। पुलिस ने इसे आत्महत्या घोषित किया। तब से लोग बंद गेट के उस पार गाने की आवाज़ सुनते आए हैं। लोगों ने घर के सामने की सड़क पर अजीब घटनाएं भी नोटिस की हैं। यदि आप कुछ समझदार पड़ोसियों से बात करते हैं तो वे ये कहेंगे कि रियल एस्टेट एजेंट लोग ने प्रॉपर्टी प्राइस को नियंत्रित करने के लिए उस पारिवारिक कहानी को पकाया था। मैं उस सड़क पर गया हूँ। गेट हमेशा बंद है और दूसरों की तरह कभी कभी मुझे पहली मंजिल से एक रोशनी दिखाई देती है और कुछ गाने। दूसरी कहानी, डेमोंटे आवी। आवी माने तमिल में भूत। यह एक कहानी है डेमोंटे कॉलोनी की, चेन्नई में। यह कॉलोनी एक पोर्चुगीज व्यापारी के द्वारा स्थापित किया गया था जिसका नाम डेमोंटे था। डेमोंटे ने अपने बेटे को अस्पष्ट हालात में खोया था और फिर अपनी पत्नी को भी, जो मानसिक रूप से बीमार थी। ऐसा कहा जाता है कि एक समय में काफ़ी जीवंत किस्म की कॉलोनी थी और अब वहाँ केवल उदासी की एक हवा महसूस होती है और कभी कभी आतंक की हवा भी। अगर हम रात के वॉचमैन की बात सुनते हैं जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, विशेषकर जब आप रात को वहाँ घूमने जाते हैं, 3 चीज़ों को ध्यान में रखने की सलाह दी जाती है। 1, अगर आप एक बूढ़े आदमी को घरों के सामने ताला खोलते हुए दिखते हैं, संलग्न न करें, आप आगे चल सकते हैं। 2, अगर आप एक रोते हुए बच्चे की आवाज़ सुनते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं, बस वही रास्ते में चलना शुरू कीजिए जिससे आप आए थे, क्योंकि उस बच्चे के नज़दीक कुछ और भी खतरनाक हो सकता है। 3, अगर आप किसी औरत को कंपाउंड वॉल पे बैठे हुए दिखते हैं तो भगवान आपकी रक्षा करे। तीसरी कहानी, कुंबलंगी तेयम। कुंबलंगी एक खूबसूरत गांव है केरला में और ये छोटे छोटे द्वीपों का संग्रह है। ये बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ है और एक इको टूरिस्ट स्पॉट भी कहलाता है। उसके हरा भरा सुंदरता के पीछे, या कह सकते हैं उसके नीचे, एक पागल दुनिया है वेतालों की। यहाँ एक विशेष अखरोट का टॉडी मिलता है। उसे पीने से आपको हमारी अनुभवी दुनिया में छिपे कुछ एंटिटीज, कुछ चौंकाने वाले आकाशीय रूप को देखने में मदद कर सकता है। कहा जाता है कि अगर आप विशेष रूप से ठंडे पानी में खड़े होकर उस टॉडी को पीते हैं तो आप उन्हें हवा में और पानी में तैरते हुए देख सकते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हवा में
इंसानी चेहरे वाले जेलीफिश जैसे प्राणी और पानी से निकलते हुए रंग बिरंगी मानव रूपी प्राणियां देखे गए हैं। अगर आप उन्हें देख पाते हैं तो निश्चित तौर पे वो भी आपको देख सकते हैं। आपको भी उनके ध्यान में आने का खतरा है। इसलिए गोल्डन रूल यह है कि कभी भी उनके साथ आंख का संपर्क न रखें। खासकर कुंभलंगी तेयम से सावधान रहें। एक घटने में कहा जाता है कि एक मछली वाला जो इस स्टोरी में बहुत अधिक नशे में गहरे पानी में गया, बस 2 लाल हाथों ने उसे खींचकर पानी में ले गए। पानी हमारे ठोस वास्तविकता और आकाशीय आध्यात्मिकता के बीच की मध्यम है। इस मध्यम की गहराई में ही तेयम और अन्य अज्ञात प्राणियों से संवाद किया जा सकता है। जब वे आपसे संपर्क करते हैं तो वे आपकी दुनिया में भी पार करना चाहेंगे। इसलिए उस स्टोरी को पीने के बाद पानी से सावधान रहें, मस्त रहें। चौथी कहानी, नरकाछा दैत्य। पुणे के भड़कते शहर में सड़कों के नीचे एक अंधेरा भयानक राज छुपा है। कहा जाता है कि सीवरों और सेप्टिक टैंकों के भूल भुलैया जाल के बीच एक भयानक प्राणी रहता है, जिसके बारे में मैनुअल स्कैवेंजर्स और अन्य सफाई कर्मचारी धीमे स्वर में फुसफुसाते हैं और सभी जो नीचे जाने की हिम्मत करते हैं उससे डरते हैं। इस प्राणी को नरकाचा दैत्य का नाम से जाना जाता है। पुणे के एक मॉल के पास घटी एक घटना के बाद इस दैत्य की कहानी और भी मशहूर हो गई। मैनुअल स्कैवेंजिंग के अमानवीय प्रैक्टिस को ख़त्म करने की कोशिश में बैंडिकूट नामक इंडस्ट्रियल रोबोट को पहली बार पुणे में सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए इस्तेमाल किया गया। रोबोट्स के एक्चुएटर आर्म्स टोटे फोटे वापस आए। उनके सेंसर्स ने अजीब और समझ से बाहर चीज़ों का पता लगाया। एक कैमरा ने तो चमकते आंखों की चंचल तस्वीर भी पकड़ी, जो घिनौनी गंदगी से कभी कभी उभर कर आती थी। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1 दशक पहले राघव नामक एक मैनुअल स्कैवेंजर की मैनहोल में उतरने वाली रस्सी टूट जाने से मृत्यु हो गई थी। एक दुखद घटना में उसका एकमात्र परिवार, उसका छोटा बेटा अर्जुन, अपने पिता को ढूंढने के लिए मैनहोल में कूद गया। उन दोनों के शरीर गंदगी के जाले में खो गए। मैनहोल से आती डरावनी फुसकाने और रोने की आवाज़ों को राघव के भूत से जोड़ा जाता है, लेकिन उसके बेटे अर्जुन से भी जोड़ा जाता है, जो कहा जाता है कि नालों में ही बड़ा हुआ और जिंदा रहा, गंदगी, अमोनिया और दूसरी जहरीले धुएं पर जीता रहा। ये याद दिलाते हुए कि ये समाज किस तरह से नीचे नरक में दब गया है। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात जो मुझे लगती है वो ये है कि शायद ये कहानी खुद पुराने मैनुअल स्कैवेंजर्स ने बनाई है, जो वो नए रोबोट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रोजगार छीन जाने का ये डर उन्हें रोबोट से भी ज़्यादा अमानवीय तरीके से काम करने पर मजबूर करता है। 5वीं कहानी, तमिलनाडु के सुमो सांड। ये अर्बन लेजेंड या कह सकते हैं रूरल लेजेंड हमें तमिलनाडु की अलंगनल्लूर गांव तक ले जाता है, जो कि जल्लीकट्टू खेलों और त्योहारों के लिए जाना जाता है। इन कठोर सांड को सुमो इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि ये सुमो कुश्ती करने वाले की तरह हैं। कुछ विचित्र दृश्यों और घटनाओं की एक श्रृंखला के कारण सुमो सांड का नाम मिला है। उस गांव के एक किसान, जिनका नाम है राजन, दावा करते हैं कि पोंगल के कुछ हफ्ते पहले देर रात में 5 टाटा सुमो देखे और सुने अपने इंजन को धीमे आवाज़ में चलाते हुए दूर खेतों में। अब अलंगनल्लूर में पहाड़ों के साथ साथ समतल यानी फ्लैट क्षेत्र भी हैं, इसलिए ये सुमोस हमेशा किसी ऊंचाई पर देखे जाते हैं। लेकिन राजन कसम खाते हैं कि उन्होंने उन सुमोस को हवा में तैरते हुए देखा था। अगली सुबह वो अपने माधा भैंसे यानी सभी फीमेल बफेलोस गायब पाया। मामूली तरह संदेह करने वाले ग्रामीणों ने अपना हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया। आकाश में छिटपुट रोशनी देखे और रहस्यमय वाहनों की धीमी गुड़गड़ाहट सुनने लगे। एक सुबह
कुछ असंभव सा हुआ। गाय भैंसें खेतों में लौट आईं, लेकिन दिखने में कुछ अलग थी। पहले की तरह सुंदर भैंसें नहीं, ये सांड बन गई थी, नर बैल, मेल बुल्स। राजन आश्चर्यचकित था, पर उसको यकीन था इन बैलों पर वही निशान थी, वही आंखें थीं जो उसकी प्यारी भैंसों की तरह थीं। आपको ये पता होना चाहिए, वहाँ के लोग वास्तव में अपने कैटल को अपने परिवार समान मानते हैं। ये परिवर्तन अकल्पनीय था। ये सांड अब सुमो स्टड बुल्स बन गए और उनकी मांग जलीकट्टू खेलों में बढ़ने लगी। रिसर्चर्स, पैरानॉर्मल एंथुसियास्ट और स्केप्टिक्स सभी एक साथ गांव में भर गए, राजन और उसके असाधारण बैलों की कहानियों से आकर्षित। इन सब के बीच मुझे सचमुच आश्चर्य होता है, क्या भैंसें टाटा सुमोस में फिट हो सकती हैं? क्या वो वाहन सच में टाटा सुमोस थे? उन्हें कौन चला रहा है और उनका मास्टर प्लान क्या है? एक दिलचस्प बात, कुछ लौट आए भैंसे ही रहे हैं, लेकिन वो पहले से ज़्यादा दूध देने लगी। अलंगनल्लूर A2 मिल्क का एक्सपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण है। लगता है हमारे सुमो ड्राइवर्स भी हमारे दूध के पीछे हैं, या फिर दूध पीने वालों के। धन्यवाद।